मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आप लोगों ने क्लोरोफॉर्म के आयोडोफॉर्म की लेबोरेटरी मेथड अच्छी तरह से कर ली होगी। इन दोनों की जो प्रिपरेशन मेथड्स है, सारे टाइप के मेथड्स की पूरी एक ग्रुपिंग मैंने आपको बताई थी। जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी नहीं देखे हैं वो इसके पुराने वाले वीडियोस को देख करके इन दोनों की जो है जितनी भी प्रिपरेशन मेथड्स थी, हमने 10 से 15 टाइप के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उनको मैंने आपको एक ही ग्रुप के हिसाब से उन सारे क्वेश्चंस को हल करना मैंने आपको सिखा दिया है। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन जो है वो है इन क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टीज पर हम बात करेंगे, उनके गुणों पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होगी ना वो दो टाइप की होगी, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, दूसरी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है ना, आप अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन आप अभी फिलहाल मेरे हिसाब से किसी भी कंपाउंड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो विजिबल हो। ठीक है ना, जो हमें दिखाई दे रही हो, उस तरह के जो उसके गुण होंगे वो फिजिकल होंगे, भौतिक गुण होंगे। ठीक है ना, और जो नॉन विजिबल है, जो हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। ये मैं आपको मेरे हिसाब से समझने के हिसाब से बता रहा हूँ। अब आगे आप खुद देखिए। तो इस तरह से आप देख रहे हो क्लोरोफॉर्म की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो तो एक जनरल होती है। मैंने आपको क्या कहा, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कौन सी प्रॉपर्टीज, विजिबल, जो दिखाई दे हमको कि भाई उस क्लोरोफॉर्म का जो है वो कलर कैसा होगा। ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म का कलरलेस होता है, उसकी स्मेल या गंध कैसी होगी, वो स्वीट स्मेलिंग गैस है ये। ठीक है ना, मीठी गंध होती है। ठीक है ना, इसकी स्टेट या अवस्था कैसी होती है, ये आपका विस्कस लिक्विड है, चिपचिपा सा द्रव है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 334 केल्विन है। ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी जो है ये वाटर में ये कम सॉल्युबल होता है जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज़्यादा सॉल्युबल होता है। तो ये तो एक जनरल होती है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आपको दिखाई दे रही है, उसको देख करके आप उसका जो रंग रूप होता है उसके बारे में आप बता सकते हो। लेकिन हमें मेन जो फोकस करना है इसकी इस केमिकल प्रॉपर्टीज पे करना है। इसकी ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है कि भाई एयर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, है ना, उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा। ठीक है ना, सिल्वर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, नाइट्रेशन करेंगे तो क्या होगा। तो ये हमको यहाँ पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखना है। इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विथ एयर। ठीक है, यानी हिंदी मीडियम वाले वायु से क्रिया। भाई क्लोरोफॉर्म को यदि हम, ठीक है ना, खुली वायु में छोड़ देंगे तो क्या होगा। तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज में आगे भी ध्यान रखना, एयर के साथ किसी कंपाउंड की यदि रिएक्शन होती है तो एयर में रिएक्शन करने के लिए जो होती है वो मेन कौन होती है, आपके ऑक्सीजन, O2। कहीं पर भी यदि एयर से रिएक्शन दी गई हो, वायु से या हवा से क्रिया दी गई हो, तो समझ जाइए आप किससे रिएक्शन करवा रहे हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हो। ठीक है, तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए कि भाई यदि हम क्लोरोफॉर्म को हवा में खुला छोड़ देते हैं, भाई ये रहा आपका क्लोरोफॉर्म HCCl3। ठीक है, इसको हम एयर में खुला छोड़ देते हैं, NaO। ठीक है, अब देखो एयर में दो टाइप की ऑक्सीजन होती है, O2 भी रहती है और एक इसको बोला जाता है न्यूबॉर्न ऑक्सीजन। एक्चुअल में हवा की जो ऑक्सीजन है वो कहीं ना कहीं इधर उधर टकरा करके जो है इस तरह की ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है, एक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो एयर में जो ऑक्सीजन है ना, जिसको हम न्यूबॉर्न ऑक्सीजन बोलते हैं या बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। ठीक है, ये ऑक्सीजन का काम क्या होता है, जनरली ऑक्सीजन का काम होता है किसी का भी ऑक्सीडेशन करना। ठीक है ना, तो एक्चुअल में ये जो प्रॉपर्टीज है हम देख रहे हैं, एयर के साथ जो रिएक्शन देख रहे हैं, एक्चुअल में ये प्रॉपर्टीज है आपके ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। यानी कहीं पर भी किसी भी कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही हो तो वो ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जो काम होता है वो सबसे पहला काम क्या होता है कि भाई सबसे पहले वो उस कंपाउंड से हाइड्रोजन को ढूंढती है। पहला प्रयास उसका क्या होता है, वो हाइड्रोजन को वहां से निकाले। ठीक है,
भाई ऑक्सीडेशन जो होता है, उस ऑक्सीडेशन में दो काम होते हैं, या तो वो वहां से हाइड्रोजन को निकाल ले, नहीं तो फिर वहां पर वो खुद ऐड हो जाए। इन दोनों में से कोई भी एक काम होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई ऑक्सीजन को दो हाइड्रोजनों की जरूरत होगी, लेकिन यहाँ पर तो एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है भाई, यहाँ पर यदि दो हाइड्रोजन होती तो दोनों हाइड्रोजनों के साथ O जो है वो H2O के रूप में यहाँ से निकल जाती, लेकिन यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, इसलिए एक हाइड्रोजन से H2O के फॉर्म में तो वो निकल नहीं पाएगी। इसलिए यहाँ पर क्या करती है, इस H और ये वाली Cl, इस तरह से यहाँ से H और Cl जो है, इस HCl को HCl के फॉर्म में निकल जाती है। अब हमारे पास जो बचा है वो ये C और ये दो Cl, C और आपके ये दो Cl। ठीक है, और आप देख रहे हो कि यहाँ से हाइड्रोजन और ये Cl जाने के कारण इस कार्बन के पास जो ये दो ब्रांच फ्री हो गई है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी दो होती है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के साथ इन दो वैलेंसी के साथ खुद इस तरह से एडजस्ट हो जाएगी, इस तरह से जुड़ जाएगी। ठीक है, और इस तरह से यहां पर एक कंपाउंड बनेगा। ठीक है ना, यहां पर एक नए टाइप का कंपाउंड बनेगा। ये जो कंपाउंड बना हुआ है, इस कंपाउंड के नेम को देखिए। भाई मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि भाई नेम बनाने की हमारी एक टेक्निक क्या है कि भाई कोई भी न्यू कंपाउंड यदि आता है तो उसमें कौन से दो ग्रुप है, उन दोनों ग्रुपों को कंबाइन करके उसका एक कॉमन नेम बना दिया जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पर केमिस्ट्री की यहाँ पर दो ग्रुप है, एक तो ये केमिस्ट्री में C डबल बॉन्ड O इतना हिस्सा, ये कार्बोनाइल ग्रुप कहलाता है, ये केमिस्ट्री का कार्बोनाइल ग्रुप है। तो ये हुआ आपका कार्बोनाइल या कार्बोनिल। ठीक है ना, और दूसरा जो है क्या है, क्लोरो या क्लोराइड। ठीक है ना, नेमिंग में क्या किया जाता है, दोनों ग्रुपों को कंबाइन करके उसका नेम बोला जाता है। इसलिए यहाँ बनने वाला जो है वो क्या है, कार्बोनाइल क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से एक न्यू कंपाउंड जो है आपको कार्बोनाइल क्लोराइड मिला है। लेकिन इसका एक जो फेमस नेम है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये फोजिन गैस के नाम से जानी जाती है। फोजिन गैस एक टॉक्सिक गैस है ये, है ना, एक जहरीली गैस है ये, एक पॉइजनस गैस है ये। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने क्या देखा कि भाई ये जो आपका क्लोरोफॉर्म था, ठीक है ना, इस क्लोरोफॉर्म की यदि हम एयर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्लोरोफॉर्म ने क्या किया, सॉरी इस एयर ने क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन किया, और ऑक्सीडेशन करके एक टॉक्सिक या पॉइजनस गैस बनाई, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, फोजिन या कार्बोनाइल क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से एयर में या हवा में भी क्लोरोफॉर्म का खुला छोड़ेंगे तो ये रिएक्शन इस तरह से होगी। लेकिन इस रिएक्शन को होने के लिए एक और फैक्टर की हमको जरूरत होती, एक और कारक की हमको जरूरत होती थी। इसका ऑक्सीडेशन सीधे सीधे इस टाइप से नहीं हो जाता है, इसके ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पर हमको जरूरत पड़ती है सनलाइट की, सूर्य प्रकाश की। ठीक है ना, तो भाई देखो एक तो एयर, दूसरा आपका सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में एयर जो है इस क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन कर रही है और इस तरह से इसको कार्बोनाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर रही है। क्या ध्यान रखना आपको यहाँ से कि ऑक्सीजन क्या करती, इस H और इस Cl को HCl के फॉर्म में निकाल देगी, और ये वाली O जो होगी इन डबल बॉन्ड के साथ इस तरह से जुड़ जाएगी, और इस टाइप से ये कार्बोनाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक रिएक्शन हमको इस तरह से ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर बोर्ड में जो है कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, वो कैसे, क्या आप जानते हो कि भाई क्लोरोफॉर्म जो होता है वो लेबोरेटरी में किस रूप में काम में आता है। ठीक है ना, आप जब डिसेक्शन करते हो तो जीव जंतुओं को ये बेहोश करने के काम में लिया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा क्लोरोफॉर्म को सूंघा करके जो है किसी भी जीव को जो है बेहोश किया जा सकता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हो कि फिर लेबोरेटरी के अंदर जो क्लोरोफॉर्म रखा होगा, फिर उसको यदि खुला ही रख दिया जाएगा तो क्या होगा, उसके अंदर सनलाइट और इस एयर के प्रेजेंस में फोजिन गैस बन जाएगी। ठीक है ना, तो फोजिन गैस कैसी है, टॉक्सिक है, पॉइजनस गैस होती है, तो उससे तो आपका वो जीव जो होगा वो बेहोश होने की बजाय मर जाएगा। इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई लेबोरेटरी में जो है इस क्लोरोफॉर्म को जो है इसका प्रोटेक्शन या प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है, इसको कैसे सुरक्षित रखा जाता है ना।
कि भी इसके अंदर जो है ये आपकी टॉक्सिक या पॉइजनस गैस जो है पॉइजन गैस न बन सके, इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें लेबोरेटरी के अंदर यदि क्लोरोफॉर्म को सुरक्षित रखना है तो उसके लिए यहाँ पर दो उपाय किए जाते हैं। सबसे पहला तो क्या है कि क्लोरोफॉर्म को जिस बोतल के अंदर भी रखा जाता है वो बोतल जो है कोई भी डार्क कलर की होती है, डार्क ब्लू, ठीक है ना, कलर की बोतल यहाँ पर ली जाती है। तो ये जो बोतल ली है, पहली कंडीशन क्या ली हमने, डार्क कलर की बोतल, ठीक है ना। क्या होगा, डार्क कलर की बोतल के अंदर यदि आप क्लोरोफॉर्म को रखेंगे तो ये जो सनलाइट जो होगा वो सनलाइट अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो एक तो सनलाइट का प्रोटेक्शन हो जाएगा, गहरे रंग की बोतल के अंदर यदि क्लोरोफॉर्म को रखोगे तो पहली कंडीशन तो आपकी कि भी क्लोरोफॉर्म को लेबोरेटरी के अंदर एक गहरे रंग की बोतल के अंदर ही रखा जाता है ना, सफेद कलर की बोतल का उपयोग नहीं करोगे आप, ठीक है ना, पहला प्रोटेक्शन होगा। दूसरा, बोतल के अंदर क्लोरोफॉर्म जो है वो इसके यहाँ तक बिल्कुल इसके इस नॉक तक भर के रखा जाता है और एयर टाइट कॉर्क से इसको पैक करके रखा जाता है इस तरह से। और क्लोरोफॉर्म जो है वो इसके मुंह तक, बोतल के मुंह तक भर के रखा जाएगा, मतलब अंदर ब्लैंक स्थान बिल्कुल भी नहीं रहेगा इस तरह से, ठीक है ना। तो सेकंड प्रोटेक्शन क्या किया है यहाँ पर कि क्लोरोफॉर्म को जो है बोतल के अंदर उसके मुंह तक भर के रखा जाएगा और एक एयर टाइट कार्क के थ्रू जो है इसके बोतल के मुंह को जो है अच्छी तरह से पैक करके रखा जाता है। उससे क्या होगा कि भाई एयर जो होगा ना, इस क्लोरोफॉर्म यहाँ कुछ भी गैप नहीं रहेगी ना, कोई भी जगह नहीं रहेगी, इसलिए क्लोरोफॉर्म और एयर का कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से इन दो उपाय के द्वारा जो है आप क्या करते हो, क्लोरोफॉर्म का जो कांटेक्ट है वो सनलाइट से भी नहीं होता, डार्क कलर की बोतल के अंदर भी लोगे तो सनलाइट उसके अंदर जाएगा ही नहीं। दूसरा, क्लोरोफॉर्म को बोतल के मुंह तक भर के रखोगे तो एयर से उसका कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से लेबोरेटरी के अंदर जो क्लोरोफॉर्म रखा जाता है ना, उसके लिए ये दो उपाय किए जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको यदि वहाँ बोर्ड में पूछा जाए कि भाई लेबोरेटरी के अंदर क्लोरोफॉर्म का जो है वो प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है, तो उसके लिए आपको ये दो कंडीशन देना होगी। एक तो डार्क कलर की बोतल के अंदर रखा जाता है इसको, और दूसरा क्लोरोफॉर्म को बोतल के अंदर जो है उसके मुंह तक भर करके एयर टाइट कार्क वाला जो ढक्कन होता है, नॉक होता है, वो नॉक लगा करके रखा जाता है। तो इस तरह से हम उसको सनलाइट और एयर दोनों के कांटेक्ट से बचा लेते हैं और पॉइजन गैस नहीं बनती है। लेकिन तीसरा एक उपाय और किया जाता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का उपयोग तो होगा भी, हम इस नॉक को खोलेंगे भी, इसलिए क्लोरोफॉर्म के अंदर जो है 1% इथाइल एल्कोहल का डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, तनु विलियन, बहुत ही पतला इथाइल एल्कोहल का डाइल्यूट सॉल्यूशन इसके अंदर मिला दिया जाता है, बहुत थोड़ा सा, ठीक है ना। इथाइल एल्कोहल क्या करेगा, बाई विधि क्लोरोफॉर्म की सनलाइट कहीं मिल भी जाता है, एयर भी उसको मिल जाती है और थोड़ी बहुत यदि पॉइजन गैस बन गई होगी तो देखो यहाँ पर ये क्या करेगा, यदि पॉइजन गैस बन जाएगी तो ये जो आपने थोड़ा सा जो इथाइल एल्कोहल यहाँ पर जो मिला के रखा हुआ है, ये क्या करता है, इस इथाइल एल्कोहल को जो है भाई आपकी पॉइजन गैस, कार्बोनाइल क्लोराइड COCl2, ठीक है। बाई द वे इस तरह से थोड़ी बहुत पॉइजन गैस यदि बोतल के अंदर बन भी जाती है तो ये जो आपका इथाइल एल्कोहल है C2H5OH, इसके मॉलिक्यूल क्या करते हैं, उस पॉइजन गैस के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या होगा यहाँ पर, ये इथाइल एल्कोहल की ये दोनों H और ये दोनों Cl, पॉइजन गैस की दोनों Cl, HCl और ये HCl, इस तरह से 2HCl निकल जाएगी, ठीक है। क्या बचेगा आपके पास, O डबल बॉन्ड C और ये दो ब्रांच, O डबल बॉन्ड C और ये दो ब्रांच, ठीक है ना। इस ब्रांच के साथ क्या जुड़ जाएगा, इधर आपका OC2H5, OC2H5, ठीक है ना। नीचे भी इस ब्रांच के साथ क्या जुड़ जाएगा आपका OC2H5,
ठीक है। जो न्यू कंपाउंड बना हुआ है उस न्यू कंपाउंड को देखिए, आप खुद देखिए यहाँ पर सी के आसपास 3 ऑक्सीजन है ना। आप इस कंपाउंड को इस तरह से पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन सी के आसपास 3 ऑक्सीजन है, यानी ये आपका क्या हुआ, CO3 केमिस्ट्री का कार्बोनेट ग्रुप है ये, ठीक है ना। और C2H5 जो है वो इथाइल है, C2H5 कितने हैं, 2 है, यानी क्या बन रहा है आपका ये डाई इथाइल कार्बोनेट। आप देख रहे हो कि भाई ये तो टॉक्सिक गैस है, भाई ये तो आपकी पॉइजनस गैस है, जहरीली है, लेकिन इथाइल अल्कोहल क्या कर रहा है, इस जहरीली गैस के साथ रिएक्शन करके इस तरह के कंपाउंड बना रहा है जो नॉन टॉक्सिक है, ये जहरीले नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से बाय द वे क्लोरोफॉर्म जो है थोड़ा बहुत पॉइजन गैस में बदल भी जाएगा। तो उसमें आपने ये जो इथाइल अल्कोहल थोड़ा सा मिला रखा है, वो इथाइल अल्कोहल उस पॉइजन गैस के साथ रिएक्शन करके जो है नॉन टॉक्सिक मटेरियल में बदल देगी, ये आपके नॉन टॉक्सिक है, भाई ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इस तरह से ये नॉन टॉक्सिक मटेरियल में बदल दिया है। तो इस तरह से बच्चों कि भी आपसे यदि पूछा जाए क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, या क्लोरोफॉर्म को हवा में खुला छोड़ देने पर क्या होता है, या सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, तो आप क्या कहोगे कि ये पॉइजन गैस एक टॉक्सिक पॉइजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आपको लेबोरेटरी में क्लोरोफॉर्म को प्रोटेक्ट करना है, इसका प्रिजर्वेशन करना है, तो आपको कौन से 3 उपाय करना होंगे। पहला कौन सा, डार्क कलर की बोतल के अंदर इसको रखा जाता है ताकि सनलाइट नहीं पहुंचे। दूसरा, क्लोरोफॉर्म को बोतल के अंदर उसके मुंह तक भर के रखा जाता है और एयर टाइट नॉक लगा के रखा जाता है, ठीक है ना, ताकि एयर से इसका कांटेक्ट नहीं हो। और तीसरे, इसमें 1% डाइल्यूट इथाइल अल्कोहल की थोड़ी सी अमाउंट मिला देंगे, तो इथाइल अल्कोहल क्या करेगा, पॉइजन गैस यदि बन भी गई होगी तो वो उसको नॉन टॉक्सिक मटेरियल में बदल देगा, ठीक है बेटा। तो ये था हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हुई ना। अब हम यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, वो है इसकी हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना, या जल अपघटन। अब बेटा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है। धीरे धीरे आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में जो भी टर्मिनोलॉजी आएगी उस टर्मिनोलॉजी को इस फर्स्ट वाले लेसन में समझना होगा। उसके बाद फिर यही टर्मिनोलॉजी जो है वो हर लेसन में आपको काम आएगी। जैसे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है ये आपने एक स्थान पे देख लिया, तो फिर और किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ पर इसी टाइप से होगा। ऐसा कैसा हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन हम किसको बोलते हैं कि भाई किसी भी कंपाउंड को वाटर के साथ बॉईल किया जाता है, लेकिन प्योर वाटर जो होता है वो हाइड्रोलाइज नहीं कर पाता है, ठीक है ना। वाटर के थ्रू हाइड्रोलाइज करने के लिए इसमें 2 कंडीशन ली जाती है, या तो ये एसिडिक होता है या फिर बेसिक होता है। यानी प्योर वाटर के थ्रू हाइड्रोलिसिस नहीं किया जाता है, या तो इसके अंदर एसिड मिलाया जाता है या फिर इसके अंदर कोई बेस मिलाया जाता है। आप जानते हो भाई एसिड में जैसे HCl है, H2SO4 है, इसका उपयोग करेंगे। बेस में जो है आपका KOH है, NaOH है, ये वाटर में मिला करके उसकी रिएक्शन की जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी एसिडिक हम हाइड्रोलाइज करेंगे किसी को, तो उसके लिए आपको वाटर की रिएक्शन करना है। भाई यहाँ पर हमको मैकेनिज्म नहीं देखना है, सीधी सीधी रिएक्शन है देखना है, ठीक है ना। लेकिन कहीं पर भी बेसिक हाइड्रोलाइज यदि हम करेंगे तो वहां पर आपको रिएक्शन जो है सीधे सीधे KOH और NaOH की हम करेंगे जो वाटर में हमने मिलाया है, ठीक है ना। भाई एक्वा सॉल्यूशन ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर यदि हम बेसिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं मतलब हमको KOH या NaOH की रिएक्शन करना है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस कहीं पर होगा तो वहां पर सीधे हम वाटर की रिएक्शन करेंगे, लेकिन एसिड उसमें प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का जो है वो कैसा हाइड्रोलिसिस होता है, बेसिक यानी क्षारीय, यानी वाटर में हम KOH या NaOH मिलाएंगे। तो यहाँ पर भी ध्यान से देखिए भाई क्लोरोफॉर्म आपका जो है वो ये है HCl, Cl एंड Cl। और हाइड्रोलिसिस हम कौन सा कर रहे हैं, बेसिक। तो बेसिक हाइड्रोलिसिस भी कहीं भी आप करवा रहे हो तो आप KOH या NaOH की रिएक्शन करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, KOH। अब धीरे धीरे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शनों को करने के लिए धीरे धीरे आपको कंसेप्ट, धीरे धीरे एक एक कंसेप्ट को अपने माइंड में फिट करना होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने हाइड्रोलिसिस का बताया, ऐसा कैसा किसी रिएक्शन में यदि
दो कंपाउंड्स जो आमने सामने आपने जो लिए किसी रिएक्शन में, दो रिएक्टेंट जो आपने लिए हैं, तो इसमें आपको बता दूं मैं, मेटल और नॉन मेटल इनकी आपस में कॉम्बिनेशन बहुत तेजी से होती है, ठीक है ना। पर्टिकुलर हेलोजन यदि है तो मेटल आप देख रहे हो इसमें ये मेटल है ना, यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पर KOH में ये मेटल है और क्लोरोफॉर्म में आपकी ये नॉन मेटल है। पर्टिकुलर कौन है? हेलोजन है। तो आप किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन में यदि मेटल और हेलोजन यदि एक अलग पास पास आ रहे हैं तो सबसे पहले इनको यहाँ से बाहर किया जाता है, ये आपस में आसानी से कंबाइन होकर के बाहर हो जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई यहाँ पर K एक ही है लेकिन Cl 3 है, इसलिए हम यहाँ पर KOH भी जो लेंगे वो कितनी संख्या में लेंगे? 3 लेंगे। ठीक है भाई, 3 Cl इसलिए 3 KOH हमने लिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई इतना हिस्सा जो होगा, भाई मैंने आपको क्या कहा कि भाई ये K क्या है? मेटल है, और Cl क्या है? हेलोजन है। और किसी भी रिएक्शन में मेटल और हेलोजन यदि आ जाता है सबसे पहले इनको आप बाहर करो, तब आपको आगे समझ में आ जाएगा भी क्या कंपाउंड बनेगा। तो पहले हमने यहाँ से 3 K और यहाँ से 3 Cl निकाले, 3 KCl यहाँ से निकल गई। अब आपके पास जो बचा उसको ध्यान से देखिए, H C और ये 3 ब्रांच है आपके पास, H C और ये 3 ब्रांच है आपके पास, ठीक है। ये तीनों के और तीनों Cl तो निकल गई, तीनों OH है, तो वो तीनों OH यहाँ पर इस तरह से ऐड होगी। लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट और ध्यान रखिए, ये जो कंपाउंड बना हुआ है ये कंपाउंड इस टाइप का है भाई, किसी कंपाउंड के चारों ओर हम इस तरह से बड़ा ब्रैकेट लगा रहे हैं, मतलब वो कैसा कंपाउंड कहलाता है? अनस्टेबल, अस्थायी, ठीक है ना। और अस्थायी के बारे में ध्यान रखिए कि एक ही कार्बन से 2 या 2 से ज्यादा OH जुड़ी हो तो वो एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक है। कैसे भाई? यहाँ पर हमें उसका कंसेप्ट नहीं देखना है, आप तो कल सीधे सीधे यहाँ पर ध्यान रखिए, ठीक। कहीं पर भी ध्यान रखना है कि भाई एक ही कार्बन से 2 या 2 से ज्यादा OH आ जाते हैं तो अनस्टेबल होता है, उनके बीच में से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से या तो ये OH और ये वाली H निकाल दो, या ये OH और ये वाली H निकाल दो, जहां से भी जो भी निकालना चाहे। हमने ये H और ये OH यहाँ से इतना हिस्सा निकाल दिया, देखिए हम क्या हो रहा है, ठीक है ना। मैंने यहाँ लिख दिया -H2O, ठीक है। क्या बचा हमारे पास? यहाँ से H, फिर ये C, ठीक है ना। एक आपके पास ऊपर OH, और यहाँ से H और ये OH तो निकल गया, केवल ये O बची और ये 2 ब्रांच, तो ये O जो है डबल बॉन्ड के साथ इस तरह से जुड़ जाएगी, है ना। आप इसको पहचान गए होंगे, क्या है आपका ये, है ना भाई, एक कार्बन है आपका फॉर्म, ठीक है ना। और ग्रुप कौन सा है? COOH, फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। बच्चों यहाँ पर हम नेमिंग पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, नेमिंग के लिए ऑलरेडी 11th के वीडियो बनी रहे हैं, आप वहां पर आपको डिटेल्स में भी जरूरत है तो वहां पर उनको देखिए और इन नेमिंगों को सीखिए, ठीक है ना। यहाँ पर ये बना आपका फॉर्मिक एसिड। तो इस तरह से यदि आप क्लोरोफॉर्म का, है ना, बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हो, है ना, इस क्लोरोफॉर्म का यदि बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको यहाँ पर फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलता है? फॉर्मिक एसिड। तो क्लोरोफॉर्म से हम फॉर्मिक एसिड इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है बेटा। सेकंड कंडीशन क्लियर हो गई, क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलिसिस किस टाइप से किया जाएगा, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। बेटा इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टीज है वो क्या है? नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण, ठीक है। अब देखो आप जानते हो अच्छी तरह से नाइट्रेशन और नाइट्रीकरण, जैसे हम पीछे की 2 प्रॉपर्टीज में, फर्स्ट प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है वो हम देख चुके थे, सेकंड प्रॉपर्टीज जो थे हाइड्रोलिसिस में क्या होता है वो भी आप समझ चुके थे। ऐसा कैसा नाइट्रेशन जो है या नाइट्रीकरण, ठीक है ना। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, है ना, फ्रीडल-क्राफ्टर रिएक्शन, ये इस टाइप की जो 4-5 टाइप की जो रिएक्शन है उसके ऊपर अलग से मैंने एक वीडियो बना रखा है, मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसकी लिंक, वहां पर इसके मैंने सारी टेक्निक्स बता रखी है। फिर भी यहाँ पर ध्यान रखिए, नाइट्रेशन केमिस्ट्री में कभी भी यदि नाइट्रेशन आता है तो नाइट्रेशन के लिए आपको जो है ये जो आपका नाइट्रिक एसिड HNO3 और प्लस
H2SO4, इन दोनों मिक्सचर की रिएक्शन करवाई जाती है, ठीक है ना। तो इस नाइट्रिक एसिड में से ये जो नाइट्रो ग्रुप है NO2, ये इसके साथ ऐड होता है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब हम क्लोरोफॉर्म का नाइट्रेशन करवाते हैं। तो भाई ये आपका क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला ये रहा आपका CCl3 और HCsCl3 प्लस हमको नाइट्रेशन करना है। नाइट्रेशन के लिए मेन जो रिएजेंट है वो आपका ये नाइट्रिक एसिड है। H2SO4 यहाँ जो है कैटालिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, ठीक है ना। अब ये जो हमने रिएजेंट लिया HNO3, इसको ऐसा कैसा नहीं लिखा जाता है, एक्चुअल में इस नाइट्रिक एसिड के अंदर भी दो फंक्शनल ग्रुप छुपे हुए हैं, उनको डिवाइड करके हम लिखेंगे। आप यहाँ देख सकते हो HNO3 में दो ग्रुप है, एक कौन सा है, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाल दो, इस H को दे दो, तो एक ग्रुप कौन सा होगा आपका OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है ना। तो एक ऑक्सीजन इसको दे दी, एक ग्रुप ये निकाल दिया, बचा क्या आपके पास NO2, तीन में से एक ऑक्सीजन नजर आ गई ना, इसलिए आपके पास सिर्फ क्या बच रहा है यहाँ पर NO2। इस तरह से लिखा जाता है नाइट्रिक एसिड को, है ना। नाइट्रिक एसिड को ही नहीं, किसी भी रिएजेंट की जब आप रिएक्शन करोगे तो थोड़ा सा आपको आसानी रहेगी उस रिएक्शन को करने में, है ना, भूलोगे नहीं कि कहाँ इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। इसलिए जब भी किसी रिएजेंट की रिएक्शन की जाए तो उसके अंदर कितने दो जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, उन दोनों को डिवाइड करके लिखना चाहिए। इसलिए हम नाइट्रिक एसिड जिसकी रिएक्शन हो रही है नाइट्रेशन में, उसको इस टाइप से लेंगे ना, HONO2, ठीक है ना, उसके स्ट्रक्चर फॉर्म में लेंगे। और H2SO पर यहाँ पर क्या है, कैटालिस्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो लिया जाता है ये कंसंट्रेट लिया जाता है, सांद्र लिया जाता है, और इसको हम हीट करेंगे। नाइट्रेशन का फंडा फिक्स है। नाइट्रेशन का मीनिंग ही क्या हुआ, ये जो आपका नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है ना, ये जो नाइट्रो ग्रुप है, इस नाइट्रो ग्रुप का इस कंपाउंड में ऐड होना, जुड़ना, क्या कहलाएगा, नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण, ठीक है ना। उसके लिए क्या होगा, यहां से इस H और इस OH को हटा दो और इस NO2 ग्रुप को इसमें ऐड कर दो, तो ये नाइट्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। देखें हम ऐड करके क्या बन रहा है आपका, इस C के साथ 3 Cl तो है ही, यहाँ पर आपका ये NO2 ग्रुप जो है ये भी यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है भाई। ये क्या था आपका क्लोरोफॉर्म। इस क्लोरोफॉर्म में एक न्यू ग्रुप कौन सा आ गया आपका, नाइट्रो आ गया, इसलिए जनरल नेम क्या लिखेंगे इसका हम, नाइट्रो क्लोरोफॉर्म, ठीक है। पूरा नेम क्या होगा, ट्राई क्लोरो नाइट्रो मीथेन, ठीक है ना। या फिर इसका एक और नेम आपको ध्यान रखना होगा, वो है क्लोरोपिक्रीन, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो आपको कंपाउंड मिला है ना, ये एक टाइप का एक कमर्शियल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। इसको वार गैस, ठीक है ना, या किसान लोग जो है इंसेक्टिसाइड के रूप में भी उपयोग करते हैं, वार गैस के रूप में उपयोग में लाया जाता है, युद्ध गैस के रूप में उपयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। एक प्रकार की वो विषैली है, ठीक है ना, इसलिए वार गैस या इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में यूज होता है इस क्लोरोपिक्रीन का। तो इस तरह से थर्ड प्रॉपर्टी जो हो रही है वो क्या हो रही है आपकी, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन यहाँ क्लोरोफॉर्म का ही नहीं, कहीं पर भी नाइट्रेशन आ जाए, आपको इस नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करना और नाइट्रिक एसिड को इस टाइप से लिखना आपको HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है ना। और नाइट्रो ग्रुप को उस कंपाउंड के साथ ऐड करोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, नाइट्रेशन हो जाएगा। तो भले हम क्लोरोफॉर्म का कर रहे हो या आयोडोफॉर्म का कर रहे हो या ब्रोमोफॉर्म का कर रहे हो या और भी किसी दूसरे कंपाउंड का कर रहे हो, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी हो गई आपकी क्लियर, ये हुई आपकी नाइट्रेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी चौथी प्रॉपर्टीज की, डी हेलोजेनेशन, वी हेलोजनीकरण। बच्चों में फिर आपको बार बार बोल रहा हूँ कि भैया आपका फर्स्ट लेसन है, इस फर्स्ट लेसन में जितनी भी टर्मिनोलॉजी आ रही है, इस टर्मिनोलॉजी को मुख्य रूप से आप समझ लीजिए, आगे आपकी यही टर्मिनोलॉजी बार बार रिपीट होगी। पहले इस नेम को समझिए, डी हेलोजिनेशन या वी हेलोजनीकरण। अच्छी तरह से आप जानते हो
कि ये जो आपका हेलोजन ग्रुप है ना, वो हेलोजन ग्रुप कौन होता है, X, Cl, Br और I, और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, D, यानी किसी कंपाउंड से इस हेलोजन ग्रुप का निकल जाना क्या कहलाएगा, डीहेलोजनेशन। ठीक है ना, आप देख रहे हैं ना, वी हेलोजनीकरण, हेलोजन ग्रुप का निकल जाना। हेलोजनीकरण का मतलब क्या हुआ, हेलोजन का जुड़ना, Cl Br का जुड़ना, और वी हेलोजनीकरण ठीक उसका अपोजिट होगा, उसका निकलना। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर भाई हमारा ये जो क्लोरोफॉर्म है, इस क्लोरोफॉर्म में H, C और ये 3 Cl। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपके हेलोजन है। इन हेलोजनों का निकलना, तो जब हम क्लोरोफॉर्म को सिल्वर के साथ हीट करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर इस क्लोरोफॉर्म को यदि हम इस सिल्वर के साथ हीट करेंगे, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि यार केमिस्ट्री की किसी भी रिएक्शन में यदि कोई मेटल आ जाए और हेलोजन आ जाए, तो मेटल का काम ही होता है हेलोजन को अपने साथ ले जाना, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखती है, इनका कॉम्बिनेशन बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये सिल्वर क्या करेगी, इस Cl को ले जाएगी। ठीक है, और आप जानते हो कि भाई यहाँ पर 3 Cl, इसलिए हमको यहाँ पर भी Ag कितने लगेगी, 3 लगेगी, तो ये यहाँ से इन तीनों Cl को निकालेगी। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर कि भाई हमारे पास यहाँ पर सिर्फ क्या बचा हुआ है, CH। ठीक है ना भाई, ये CH जो है वो आपका गुड लिविंग ग्रुप नहीं हुआ है ना। गुड लिविंग ग्रुप के फंडे को हम समझेंगे क्या होता है, अभी फिलहाल तो ध्यान रखिए कि भाई ये आपका कोई ऑर्गेनिक का कोई कंपाउंड नहीं है CH। ठीक है ना, तो क्या होगा, ऐसा कैसा, और हमें क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल लेंगे। इसके लिए हमने क्लोरोफॉर्म का एक और मॉलिक्यूल लिया। ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म के हमने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। तो ये सिल्वर क्या करेगा, दोनों साइड से, इधर से भी ये 2 क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल से हेलोजन को हटाएगा। तो उसके लिए हमको यहाँ पर कितना लेना होगी, 6 Ag। ठीक है ना, तो 6 Ag और ये 6 Cl क्या निकल जाएंगे आपके, 6 AgCl। ठीक है, क्या बच रहा है आपके पास, इधर से H और C और ये 3 ब्रांच, H, C और C की ये 3 ब्रांच। इधर से आप देख रहे हो CH और C के पास की ये 3 ब्रांच, भाई C की 3 ब्रांच और ये CH। आपका एक और परिचित फार्मूला आ गया है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको आप 11th में एसिटिलीन गैस के नाम से पढ़कर आए हो। इस तरह से आपकी यहाँ पर एक एसिटिलीन गैस बन गई। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन में हुआ क्या है, क्लोरोफॉर्म में जो ये हेलोजन जो ग्रुप थे, इन हेलोजन ग्रुप को मेटल के थ्रू हमने हटाया है ना। 6 Ag जो है इन 6 Cl को इस तरह से अलग ले जाती है, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलकर के वो एसिटिलीन गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट गैस है। ठीक है ना, गैस वेल्डिंग में काम आती है, 11th में अच्छे से आप इसके बारे में पढ़ चुके हो। तो इस तरह से फोर्थ जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हुई, इसकी डी हेलोजनेशन या वी हेलोजनीकरण हो गई है। ठीक है ना, इसी टाइप से हम इसकी 5th नंबर वाली प्रॉपर्टीज देखते हैं। लेकिन 5th नंबर वाली प्रॉपर्टीज में हम 5th और 6th 2 प्रॉपर्टीज को एक साथ देखेंगे। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोनों एक ही कंसेप्ट पर होती है। ठीक है, तो बच्चों हम इसकी 5th और 6th जो प्रॉपर्टी है वो हम एक साथ देखेंगे, ताकि आपके एक ही क्वेश्चन में जो है दोनों आपके हो जाए। क्योंकि मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि भी इस पूरी केमिस्ट्री में जो है यहाँ पर मैं आपको ग्रुपिंग के कंसेप्ट पर लेकर के चलूंगा, ताकि हम कम से कम याद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको वो ध्यान रहे। तो ये इस लेसन की दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज कहलाती है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ध्यान रखिए ना, कार्बाइलेमिन रिएक्शन और सेकेंड है आपकी राइमर टीमेन रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, कार्बाइलेमिन रिएक्शन में क्या होता है उसको पहले हम ध्यान से देखें। ठीक है, यदि हम एमाइन, भाई ये आपका एमाइन
यानी जिसको पर्टिकुलर बोला जाता है 1 डिग्री एमाइन, है ना, प्राइमरी एमाइन। ठीक है, यदि हम क्लोरोफॉर्म CFCl3, है ना, क्लोरोफॉर्म में एमाइन डालते हैं लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, है ना, लेकिन यहां पर ये जो बेस लिया जाता है वो एक्सिस में लिया जाता है, ज्यादा लिया जाता है। कितना लिया जाता है? जितनी इसके पास Cl है उतना हम यहाँ पर बेस लेंगे। Na में यहाँ पर 3 KOH ले लेता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लोरोफॉर्म की 1 डिग्री एमाइन से रिएक्शन कर रहे हैं लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस ऑफ बेस, है ना। सार की अधिकता में क्लोरोफॉर्म की 1 डिग्री एमाइन के साथ रिएक्शन हम यहाँ पर करके देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसी के साथ में इधर की एक थीम और साथ में लेकर के चलता हूँ। मैं यहाँ पर इस 1 डिग्री एमाइन जो मैंने लिया है, इस 1 डिग्री एमाइन के स्थान पर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आपका फिनॉल। ये जो 1 डिग्री एमाइन लिया था इसके स्थान पर सिर्फ मैंने यहाँ पर क्या ले ली है? फिनॉल। ठीक है ना, और इस फिनॉल की क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कर रहे हैं लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH या NaOH। ठीक है, तो दोनों रिएक्शनों में थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो क्या है कि क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन या 1 डिग्री एमाइन की कर रहे हैं, यहाँ राइमरटिमेन में फिनॉल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। अब आपको इस रिएक्शन में करना क्या है, दोनों रिएक्शनों में क्या ध्यान रखेंगे? ठीक है ना, आपको यहां से लेके यहां तक, भाई सबसे पहला जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया वो क्या कि भाई आपकी इस रिएक्शन में यदि कहीं पर भी आपको मेटल और हेलोजन यदि ये दिखाई दे रहे हैं तो इनको पहले निकाल दो। भाई ये मेटल हो गई ना, ये धातु हो गई ना, और ये हेलोजन हो गए, तो ये 3K और ये 3Cl, इस तरह से आपने 3KCl निकाल दिए, ये हटा दिया। उसके बाद आपको यहां से लेकर के यहां तक जितनी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो वाटर मॉलिक्यूल के रूप में निकाल दो। आप देखें जरा हमारे पास कितनी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। आप देख रहे हो 1 2 3 4 और 2 ये रही 6 तो हाइड्रोजन है और 3 आपके ऑक्सीजन है। तो आप जानते हो 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन से क्या निकल जाएगा? 3 वाटर के मॉलिक्यूल। भाई 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो जाएगी और 3 ऑक्सीजन। इस तरह से आपने सारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी हटा दी। अब आपके पास क्या बच रहा है यहाँ पर? यहाँ से R बचा है, यहाँ से N बचा है, यहाँ से C बचा है। इन दोनों तीनों को कंबाइन करके देखिए, आपके पास एक गुड लिविंग ग्रुप जो है वो आपको यहाँ मिल रहा है, RNC। RNC जानते हो अच्छी तरह से आप, NC आइसोसाइनाइड, R का मीनिंग होता है एल्काइल, तो ये जो बना है ये क्या बना आपका? एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है ना, आप इस R के स्थान पर कोई भी वैल्यू रख सकते हो। CH3 रखेंगे तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? CH3। तब फिर इसका नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिक गैस जो भोपाल गैस कांड में निकली थी, मिक गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है ना, आप इस R के स्थान पर वैल्यू C6H5 भी रख सकते हो, तो यहां पर C6H5 हो जाएगा, तो ये फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इस कार्बोलेमिन रिएक्शन से एल्काइल आइसोसाइनाइड बना सकते हो। एक्चुअल में NC का पुराना जो नाम है वो कार्बाइलेमिन है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम भी क्या रखा गया? कार्बाइलेमाइन। दूसरी जो खास बात आपको यहाँ ध्यान रखना है वो क्या कि ये जो कार्बाइलेमिन जो गैस होती है ना, ये बैड स्मेलिंग गैस, बहुत ही दुर्गंध युक्त गैस है, बिल्कुल सड़े अंडे जैसी दुर्गंध आती है इसकी। ठीक है ना, इसलिए इस रिएक्शन का उपयोग जो है इस 1 डिग्री एमाइन के लेबोरेटरी टेस्ट में भी किया जाता है, प्रयोगशाला में परीक्षण में भी किया जाता है 1 डिग्री एमाइन की, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ना 1 डिग्री एमाइन के द्वारा ही दी जाती है, 2 डिग्री या 3 डिग्री एमाइन नहीं देते हैं। तो हमको यदि आइडेंटिफाई करना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन में से ये 1 डिग्री है या नहीं है, तो वो इस रिएक्शन के थ्रू इसको पहचान की जा सकती है। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। लेकिन इसी थीम के बेसिस पर हम राइमरटिमेन को भी ध्यान रख लें, राइमरटिमेन में भी ऐसा ही करें। यहाँ पर भी हम क्या करें,
ये तीनों के और ये तीनों Cl, 3 KCl निकल गई, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो हमको निकालना है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर इस क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जो है इसके इस ग्रुप पर हुई थी, ठीक है ना। लेकिन फिनॉल में इस क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन इस फंक्शनल ग्रुप पर नहीं होती है, एक्चुअल में इसकी इस आर्थो पोजीशन पर होती है इस फिनॉल की, ठीक है ना। और इस फिनॉल के जब भी रिंग के इन कॉर्नर पर भी किसी की रिएक्शन हो रही हो तो इन कॉर्नर से निकलती हाइड्रोजन, तब जाकर के कोई भी वहां पर ग्रुप जो है ऐड होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालते हैं, तो देखिए हम 1 2 3 और एक्चुअल में हमारे पास में 4 और 5 है, लेकिन 5 हाइड्रोजन से वाटर मॉलिक्यूल कैसा बनेगा भाई, 4 से बन सकता है या फिर 6 से बन सकता है। एक O को जोड़ने के लिए 2 H की जरूरत पड़ती है, तो भाई 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है, लेकिन 5 में से केवल 4 ही जाएगी भाई, 3 ये और 1 ये चली जाएगी, तो फिर इन 4 के साथ केवल ये 2 ऑक्सीजन निकाल पाएंगे, तो इस तरह से यहाँ से 2H2 ही निकलेंगे, ठीक है ना। तो फिर हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पर, ये CH और ये ऑक्सीजन, और आप जानते हो कि CH और ऑक्सीजन जो बचा है वो एक फंक्शनल ग्रुप है, वो फंक्शनल ग्रुप के रूप में यहाँ पर ऐड हो जाएगा इस तरह से, और इस टाइप से एक न्यू कंपाउंड बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना, जिसमें आर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सी है, आर्थो हाइड्रोक्सी, और ये बेंजल्डिहाइड है ना, बेंजल्डिहाइड, या इसको सैलिसैल्डिहाइड भी बोला जाता है। बेटा नेमिंग के लिए तो आपको वही वाली वीडियो देखना पड़ेंगे, यहाँ पर हम नेमिंग पर ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए दोनों रिएक्शनों में सिर्फ यहाँ हमने एमाइन लिया है, इसके स्थान पर यहाँ हमने फिनॉल ली है, बाकी क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हो रही है 3 KOH के साथ, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हो रही 3 KOH या 3 NaOH ले सकते हो, ठीक है ना। जिस तरह से यहाँ से 3 K और Cl निकले, यहाँ से भी 3 K और Cl हमने निकाल दिए हैं। उसके बाद बची हुई आपकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, ग्रुप आपके पास यहाँ केवल ये N और C आइसोसाइनेट ग्रुप बचा हुआ था जो बैड स्मेलिंग है, ठीक है ना। और यहाँ से केवल 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन से वाटर मॉलिक्यूल निकल गए थे, और ये CHO के साथ यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप CHO बचा हुआ था, इस तरह से ये सैलिसैल्डिहाइड बन गया था। तो इस तरह से ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं, ये बहुत पूछी जाती है आपके एग्जाम में, है ना, कौन सी, कार्बेलेमिन रिएक्शन और राइमर-टिमेन रिएक्शन। तो इन 2 को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है बेटा। 6 केमिकल प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। अब कुछ 1-2 और जनरल प्रॉपर्टीज है, उसको आप देख लीजिए। तो 7 नंबर पर जो है वो एसीटोन के साथ हमको रिएक्शन करना है, पर्टिकुलर एसीटोन के साथ इसके कंडेंसेशन रिएक्शन है, संघनन रिएक्शन, या जिसको हम बोल सकते हैं एक एडिशन रिएक्शन है, कि भाई जैसे आपका ये क्लोरो एसीटोन जो होता है वो ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, भाई इसमें ये एसीटो और ये ऑन दोनों ग्रुप है, इसलिए ये क्या हो आपका एसीटोन, ठीक है ना। इस एसीटोन के साथ हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म को भी यहाँ पर मैं इस तरह से अलग अलग ले लूं, इस तरह से हम इस क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करते हैं। तो एक तरह से ये क्लोरोफॉर्म जो होता है वो इसके साथ ऐड होता है, एडिशन रिएक्शन है ना। क्लोरोफॉर्म जो है, इस क्लोरोफॉर्म में से ये वाली जो H है वो तो इस O के साथ ऐड होती है, लेकिन ये वाला जो C है वो आपका इस C के साथ ऐड होता है, और आप जानते हो कि ये दोनों बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो है वो कमजोर है, वो टूटेगा और इन दोनों को इन एटम पर ऐड कर लेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्या बचा, CH3 C, ऊपर भी आपके पास CH3 है, और यहाँ डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, O के साथ क्या जोड़ दोगे आप, OH, और इस C के साथ हमको क्या जोड़ना है, C, और इससे जुड़ी आपकी ये 3 Cl, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कि था तो आपका ये एसीटोन, एसीटोन में एक और ग्रुप आ चुका है, कौन, क्लोरीन ग्रुप आ चुका है ना, क्लोरो ग्रुप आ चुका है, इसलिए इसको जनरल इसी के बेसिस पर दोनों को हम कंबाइन करके जो है
क्लोरीटोन बोलते हैं, क्लोरीटोन, है ना। लेकिन इसका आईयूपीएसी नेम भी पूछा जाता है बेटा, है ना, क्लोरीटोन या आईयूपीएसी नेम भी पूछा जाता है। 1 2 3, है ना। वो आईयूपीएसी नेम आपको वहीं देखना होगा, उन वीडियो में देखना होगा, यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा मैं कि भाई 2 मिथाइल, ठीक है। भाई यहाँ पर क्या हुआ, 1 पोजीशन पर 3 Cl है, मतलब 1 1 1 ट्राई क्लोरो, 2 मिथाइल, और ये 3 कार्बन की मेन चेन प्रोपेन, और 2 पोजीशन पर आ जुड़ा हुआ है ऑल, ठीक है ना। तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो, 2 मिथाइल, 2 प्रोपेनॉल, इस तरह से इसका ये आईयूपीएसी नेम हुआ। तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी से आपको ये ध्यान रखना है, जिसमें एसीटोन के साथ आपको क्लोरोफॉर्म को जो है ऐड करना होगा, ठीक है बेटा। और इसी तरह से 2 और बहुत छोटी प्रॉपर्टीज है, जिसको आप, जिस टाइप की रिएक्शनों को आप 11th से पढ़ते आ रहे हो, वो रिएक्शनें जो है वो कौन सी है आपकी 8 नंबर पर, वो है आपकी रिडक्शन, है ना। दोनों को हम एक साथ देखें। और 9 नंबर पर होगी हेलोजिनेशन, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं अपचयन, और ये होगी आपकी हेलोजनीकरण। आप अच्छी तरह से जानते हो कि भाई अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है ना। और हेलोजनीकरण का मतलब क्या होता है, हेलोजन का जुड़ना, ठीक है ना। कि यदि में यहाँ पर क्लोरोफॉर्म जो है आपका CaCl3, इसके साथ हाइड्रोजन को ऐड करूं, या इस क्लोरोफॉर्म के साथ जो है मैं Cl को ऐड करूं, क्लोरीन को, तो क्लोरीन को ऐड करूंगा तो वो हेलोजिनेशन होगा, हाइड्रोजन को ऐड करूंगा तो वो रिडक्शन होगा, ठीक है ना। क्लोरीन को ऐड करने के लिए यहाँ पर सनलाइट की जरूरत होती है, तो ये H और यहाँ की एक Cl, HCl निकल जाएगी, और एक और Cl यहाँ ऐड हो जाएगी, इस कार्बन के साथ 3 Cl के साथ साथ एक और Cl आ जाएगी, 4 Cl, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। इसमें बदल जाएगा ये एक रिएक्शन। तो जनरल रूप से ये ध्यान रखिए। दूसरी साइड यहाँ पर आइए कि भाई यदि आप यहाँ पर कैटालिस्ट जो है जिंक और वाटर, यदि आप ये लेते हो तो हाइड्रोजन क्या करती है, इन सभी को यहां से हटाएगी, किस रूप में, HCl के रूप में, ठीक है ना। और खुद वहां पर जाकर के जुड़ जाएगी, यानी इस तरह से ये क्लोरोफॉर्म को जो है काय में बदल रही है, मीथेन में बदल रही है, ठीक है ना। तो भाई ये एक Cl को भी हटा करके डाइक्लोरो मीथेन बना सकती है, या तीनों Cl को हटा करके वो मीथेन में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज भी आपको जनरल रूप से इसकी ध्यान रखना है। तो बच्चों पूरी लगभग आपकी ये 9-10 प्रॉपर्टीज है ना। आज तो मैंने आपको बहुत ही स्पीड से सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया है। आज इनकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, है ना। फिर इस पर कुछ किस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज इसकी आप प्रिपरेशन